प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, आज मैं अधिकार विषय पर आपके बीच चर्चा करूंगा। वास्तव में वर्तमान समय में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक रूप में स्वीकार किए जाते हैं और दुनिया के सभी देशों में अधिकार और कर्तव्य अथवा कर्तव्य और अधिकार की अवधारणा को कमोबेश स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अधिकार एक उदारवादी अवधारणा है, जबकि कर्तव्य समाजवादी अवधारणा है। भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत शुरुआती दिनों में अधिकार उन्मुख प्रावधान किए गए, जैसे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई और बाद में चलकर समाजवादी संदर्भ में संपत्ति के अधिकार को जब मौलिक अधिकार से परिवर्तित करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया, तत्पश्चात भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार रह गए हैं। मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी और बाद में चलकर पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिए गए हैं। यदि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो बाद में पुनः एक और मौलिक कर्तव्य जोड़कर 11 बना दिया गया है। स्पष्ट है कि भारत भी एक उदार लोकतांत्रिक देश है, जिसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों को अपनाया गया है। अमेरिका एक उदारवादी पूंजीवादी देश है, जिसके संविधान के अंतर्गत अधिकार की बात की गई है। हालांकि अधिकार में अप्रत्यक्ष ही वहाँ भी कर्तव्य की भावना निहित है। कर्तव्य की पर बल और अधिकार की अनदेखा वामपंथी या मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत की जाती है। आज दुनिया में स्पष्ट रूप में बिल्कुल अपने मौलिक और वास्तविक रूप में तो वामपंथ या मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है, फिर भी दुनिया के 5 ऐसे देश जरूर हैं जहां मार्क्सवादी या साम्यवादी वामपंथी विचारधारा बताई जाती है, जैसे चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा, यमन और वियतनाम। यदि इन देशों में देखें तो अधिकाधिक कर्तव्य की अवधारणा ड्यूटीज पर ज़्यादा इम्फेसिस है और राइट्स अधिकार की बात न के बराबर की गई है। खैर, जो भी हो, हम यह बिल्कुल जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक अवधारणा अधिकार बना हुआ है और उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इसको अधिकाधिक महत्व दिया जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि अधिकार कहते किसे हैं। जैसे अधिकार को स्पष्ट करने की या उसकी प्रकृति बताने के पहले हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, अपने कार्यों के निर्वहन करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज के सामने कुछ मांग रखता है। समाज के द्वारा यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने जो उसके सामने मांग रखी है, डिमांड कर रहा है या आचरण कर रहा है, वह जायज़ है कि नहीं, सामाजिक है कि नहीं, नैतिक है कि नहीं, उचित है कि नहीं। अगर समाज को लगता है कि व्यक्ति के द्वारा जो डिमांड की जा रही है या जो आचरण किया जा रहा है, बिहेव किया जा रहा है या जो फंक्शन किया जा रहा है, वह सामाजिक है, उचित है और दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी प्रकृति से सकारात्मक है, तो समाज व्यक्ति की उस आचरण या मांग को स्वीकार कर लेती है। जब समाज के द्वारा व्यक्ति के वैसे आचरण या मांग
को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह मांग समाज से स्वीकृत हो जाने के बाद राज्य के पास पहुंचती है। राज्य के द्वारा यह देखा जाता है संविधान के आधार पर, विधि विधान के आधार पर या अन्य आधार पर कि सही है कि नहीं। यदि राज्य को लगता है कि समाज ने व्यक्ति के जिस आचरण या मांग को स्वीकार किया है वह संवैधानिक है, वैधानिक है, सकारात्मक है, उचित है, वास्तव में वह सामाजिक है और किसी संदर्भ में वह नकारात्मक नहीं है, दूसरे को हानि पहुंचाने नहीं और व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने से संबंधित है, तो व्यक्ति के समाज द्वारा स्वीकृत उस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे व्यक्ति के उन मांगों को या आचरण को राज्य स्वीकार करता है वह अधिकार बन जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति जो आचरण करता है या समाज के सामने जो मांग रखता है केवल समाज उसे स्वीकृत कर दे, अधिकार नहीं बनेगा। अधिकार जब बनेगा जब उसमें राज्य की स्वीकृति होती है। स्पष्ट है कि व्यक्ति के आचरण या मांग जो राज्य द्वारा प्रत्याभूत है यानी समर्थित है, गारंटी दी जाती है, उसे ही हम अधिकार कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अधिकार एक सामाजिक और राजनीतिक स्वीकृति की अवधारणा है जो प्रकृति से सकारात्मक, संवैधानिक, वैधानिक, परिस्थितिजन्य और उचित होती है। उसमें प्रासंगिकता या रेलेवेंसी का कंसेप्ट होता है। अब जहाँ तक अधिकार के प्रकार की सवाल है तो अधिकार के कई प्रकार बताए जा सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, नागरिक अधिकार। अब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, क्लास में भी देखेंगे, मेरी पुस्तक या अन्य पुस्तकें जो भी आप पढ़ते हैं उसमें भी देख लेंगे। कुछ अधिकार जो अनिवार्य प्रकृति की होती है, जो संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है, जो जस्टिसेबल या न्याय योग्य प्रकृति की होती है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य प्रकृति की होती है, जो मूल विधि या संविधान में जिनका वर्णन होता है, ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। स्पष्ट है कि व्यक्ति के अनिवार्य प्रकार के अधिकार जिसके बगैर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, जो मूल संविधान या विधि के अंतर्गत जिसका व्यवस्थित रूप में उपबंध है, जो प्रकृति से न्याय योग्य है, जस्टिसेबल है, जिसके अतिक्रमण की स्थिति में अनिवार्य रूप में दंड दिया जाएगा जिन्होंने अतिक्रमण किया है, और जिस व्यक्ति के अधिकारों का इंक्रोचमेंट होगा, अतिक्रमण होगा, उनको क्षतिपूर्ति दी जाएंगी। ऐसे महत्वपूर्ण, अनिवार्य, संवैधानिक, वैधानिक अधिकारों को मूलाधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जैसे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अभी मौलिक अधिकार हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, इनको मौलिक क्यों कहा जा सकता है? तो आप कहिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से लेकर बाद में 31 तो उधर हट गया, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और फिर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आखिर भारतीय संविधान में जो है समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधान, शिक्षा और संस्कृति या संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार हैं, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं?
तो इनको मौलिक अधिकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मूल संविधान या विधि में इनका उपबंध है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य है, यह न्याय योग्य है, व्यक्ति इनको प्राप्त करेगा, इसको खो नहीं सकता है। यानी कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि मैं जानबूझकर इनसे अपना शोषण मैं करवा रहा हूँ या हमारी यह अतिक्रमण कर रहे हैं। यह जीवन के अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है, यह जीवन के अधिकार का हमारी इच्छा से अतिक्रमण हो रहा है, नहीं। भारतीय संविधान इन अधिकारों को आपको सौंपता है, आपको लेना ही लेना होगा, आपको परित्याग नहीं कर सकते। यह प्रकृति मूलाधिकार की होती है, ऐसी प्रकृति वैधानिक अधिकार की नहीं होती। तो यह सब मौलिक अधिकार हैं। खैर, मुझे तो यह आपको बताना है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, और मैं बता रहा हूं कि अधिकार का एक प्रकार जो है मौलिक अधिकार है, और उसी संदर्भ में भारतीय संविधान की कुछ बातों को मैंने बताया। दूसरा अधिकार मानवाधिकार है। वास्तव में यह बहुत बड़ी अवधारणा है और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को यह प्रारंभ से लेकर उच्चतर शिक्षा MA तक इसका गहन अध्ययन करना होता है। और वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत मानवाधिकार की अवधारणा चर्चा में है। वास्तव में मानव होने के नाते व्यक्ति की जो मूलभूत मानव की आवश्यकताएं हैं या अधिकार हैं, ऐसे अधिकारों को मानवाधिकार की संज्ञा दी जा सकती है। यानी यह मानवाधिकार बहुत व्यापक है, जो राज्य के पहले भी था। मानव अस्तित्व कुछ अधिकार चाहता है, उसको जीवन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, शांतिपूर्ण रहने का अधिकार, प्रतिष्ठा से रहने का अधिकार, भयमुक्त रहने का अधिकार, अनेक प्रकार के अधिकार है। इवन भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार वह भी मानवाधिकार है। मानवाधिकार न केवल संविधान और विधि विधान में है, उसके अतिरिक्त भी मानवाधिकार हो सकता है। मानव शांति प्रिय स्थिति में रहना चाहता है, वह विचरण करना चाहता है, मानसिक रूप में वह संतुष्ट रखना चाहता है या कुछ आचरण करना चाहता है जो भले ही किसी देश के संविधान या विधि विधान में उसको संहिताबद्ध या कोडिफाई नहीं भी किया गया है, तब भी वह मानवाधिकार का विषय बनता है। अधिकार का एक प्रकार जो है वह प्राकृतिक अधिकार है। हम लोग यह देखेंगे जॉन लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की गई है या प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया गया है। जॉन लॉक अंग्रेज विचारक हैं, संविदावादी विचारक है, उदारवाद का जनक है, मानवाधिकार की अवधारणा का भी जनक है। यही वह विचारक है जिसने सबसे पहले सरकार के 3 अंगों की बात करके अलग अलग कार्य बताया था। तो जॉन लॉक को हम लोग पढ़ते हैं, उसको देखेंगे। वह प्राकृतिक अधिकार की बात करता है। वह कहता है कि राज्य के पहले भी ईश्वर से या प्रकृति से हमें कुछ अधिकार मिले थे। वह 3 प्रकार के अधिकार थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, दीज आर नेचुरल राइट्स। यह प्राकृतिक अधिकार है, यह भी अधिकार का प्रकार है। व्यक्ति समाज में रहता है और सामाजिक सदस्य होने के नाते कुछ उसको अनिवार्य प्रकार के आचरण करने होते हैं जो राज्य या समाज द्वारा स्वीकृत होती है। और ऐसे सामान्य आचरण जिसमें नैतिकता का मूल्य ज़्यादा होता है, जिसमें व्यक्ति की नागरिक सोच की अपेक्षा की जाती है, उनको नागरिक अधिकार के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति के भागीदारी से होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, राजनीतिक आलेख लिखने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत मताधिकार का प्रावधान किया गया है। यह राजनीतिक प्रकार का अधिकार है। फिर सामाजिक संदर्भ में भी व्यक्ति को सामाजिक समारोह में भाग लेने या अन्य प्रकार के जो कुछ अधिकार मिले होते हैं, उन अधिकारों को सामाजिक अधिकार के नाम से जानते हैं। स्पष्ट है कि कई प्रकार के अधिकार हैं। विद्यार्थियों, इसमें आपको लास्की का अधिकार सिद्धांत पढ़ना होता है। और लास्की का अधिकार सिद्धांत
इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि लास्की के अधिकार सिद्धांत में उदारवादी और समाजवादी दोनों मूल्यों का समन्वय देखने को मिलता है। जैसे आप लोग जब आगे जाएंगे पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल थियरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स आएगा, उसमें जब आप पढ़ेंगे आगे के सेमेस्टर में तो वहाँ पर आपको लास्की, मैकाइवर या दूसरे विचारकों को भी पढ़ना होगा। अधिकार को लेकर मार्क्सवादी चिंतन भी है और उदारवादी चिंतन भी है। यानी मार्क्सवाद भी कुछ अधिकार, जैसे कार्ल मार्क्स जो है वह समाज में बराबरी लाने के लिए, हक हकूक, इज्जत सम्मान के लिए लड़ने की बात करता है। अपने अधिकार के लिए बुर्जुआई व्यवस्था के अगेंस्ट में वह व्यक्ति को लड़ने की बात करता है। यह भी एक प्रकार का अधिकार हुआ। और उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को संविधान और विधि द्वारा कुछ प्रदत्त अधिकार हैं, उसको क्रमिक रूप में निश्चित योग्यता के आधार पर उसको प्रयोग करने का अधिकार संवैधानिक वैधानिक अधिकार होता है, जो लोकतांत्रिक प्रकृति की होती है। और उदारवादी विचारधारा का यह अधिकार विषयक विचार है। लास्की का मैं इसलिए बता रहा था कि लास्की एक ऐसा विचारक है जो अपने अधिकार सिद्धांत में एक तरफ व्यक्ति को काम का अधिकार भी बात करता है जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, और दूसरी तरफ वह कहता है कि व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक अपनी आवश्यकताओं के लिए संपत्ति का भी अधिकार है, और संपत्ति के अधिकार की बात करना उदारवादी विशेषता मानी जाती है। यानी लास्की ने अधिकार और कर्तव्य में समन्वय किया है, और अधिकार और कर्तव्य में समन्वय करना भी उदारवाद और समाजवाद के बीच के रास्ता को अख्तियार करता है। दूसरी तरफ लास्की के द्वारा काम के अधिकार की भी बात की गई है, और दूसरी तरफ उनके द्वारा संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। इस प्रकार के जो विचार हैं यह लास्की के हैं। लास्की की महत्वपूर्ण पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, 1925 में वह पब्लिश हुई है, और उसमें भी उन्होंने अपना अधिकार की बात कही है। इन सबको आपको क्रमिक रूप में दिखना है सेमेस्टर में, और गहन अध्ययन करने के लिए आप जो हैं विभिन्न प्रकार की जो पुस्तक हैं, हिंदी अंग्रेजी सभी में पुस्तकें हैं, उनको आप पढ़ें, गहन अध्ययन करें। और यह बात फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में भी पॉलिटिकल थियरी, अभी तो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद पॉलिटिकल थियरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट में भी इसको अलग अलग विचार को पढ़िएगा। समान रूप में मैंने जानकारी दिया है। इसी के लाइट में आप जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें इन बातों को आप पढ़ें, फिर हम लोग आगे काम करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।